एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 17, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 170 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एनसीईआरटी आधारित जो साइंस के प्रश्न चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें वैसे ही प्रश्न का चयन किया जाता है जहाँ पे लॉजिक हो। इसके अलावा ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप अच्छे से इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर लिए तो अगले 3 से 4 महीने में आपकी साइंस कुछ और ही लेवल पे पहुंच जाएगी। तो इसलिए आप मात्र 10 क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूं कि आप आसानी से इसको कर सके और अपने साइंस के सारे क्वेश्चन को अपने एग्जाम में हल कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 161, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्यों? तो इसका कारण होता है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो जब ठंड का मौसम आने वाला है तो जब हवा चलता है तो उस दिन ओस कम होता है, लेकिन जब हवा नहीं चलता है तो उस दिन ओस जो है ड्यू जो है वो काफ़ी अधिक होता है। तो इसका क्या कारण है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, यानी वो वाष्पित होकर हवा में उड़ जाता है। तो क्या लिखा हूं मैं? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए उनके कण वाष्पित हो जाते हैं, वो हवा में उड़ जाता है ऊपर, इसलिए ओस नहीं बन पाता है। नंबर 162, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्यों? ये तो आप सभी लोग फील किए होंगे, तो इसका कारण आज हम सब समझेंगे। तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है। लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है जबकि लकड़ी उष्मा का कुचालक है, यानी उष्मा जो है वो अवशोषित नहीं कर पाता है लकड़ी, जबकि लोहा जो है उष्मा को अवशोषित कर लेता है, यानी लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है जबकि लकड़ी उष्मा का कुचालक है। प्रातः काल में जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है। इस कारण लोहे का गुटका ठंडा लगता है जबकि लकड़ी का गुटका ठंडा नहीं लगता है। तो सिंपल सा बात है, जब आप लोहे के किसी भी चीज़ को छुएंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा, लकड़ी उतना ठंडा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप बेड वेड पे सोते हैं तो आपको ठंड का महसूस नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बोल दूंगा कि ठंड के दिनों में लोहे पर जाके सो जाइए तो आप नहीं सो पाएंगे, क्योंकि लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक है, तो इसलिए वो लोहा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नंबर 163, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो सोचिए कितना ज़्यादा पसीना हम सबके शरीर से निकलता है, फिर भी हम सबको पता नहीं रहता है कि क्या उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर का ताप नियंत्रित रखने में पसीने का मुख्य उपयोग होता है। मानव में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। शरीर का ताप नियंत्रित हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। एक वयस्क व्यक्ति में, यानी जो बड़ा व्यक्ति है, पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकता है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से हम सबको कैसा अनुभव होता है? तो ठंडक महसूस होता है। तो जब आप कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करके आएंगे और फैन के नीचे बैठेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगा। इससे ये होता है कि त्वचा से पसीना निकला, वो वाष्पित होकर हवा में गया और आपको ठंडक महसूस करवाएगा। और दूसरी बात, जब आप किसी धूप से घर आते हैं तो आपके माता पिता ये बोलते हैं कि तुरंत फैन मत चलाओ। इसका कारण होता है कि बाहर का टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर में अंतर होता है, जिससे कि हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, तो उसको थोड़ा समय लगता है। इस कारण से बोलता है कि धीरे धीरे आराम से बैठो और 10-15 मिनट के बाद ही पानी पीनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो पसीने का मुख्य उपयोग आई थिंक समझ गए होंगे, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। क्वेश्चन नंबर 164, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन, दोनों एक ही है। यह हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है। इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, तो उत्तेजना का अनुभव किससे होता है? एड्रीनेलिन से, और इससे हृदय गति में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी आपका हार्ट जो है बहुत स्पीड से चलने लगता है, कोई डरावना चीज़ देख ली उसमें भी चलने लगता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति गुस्साए मन में रहता है। ऐसे व्यक्ति को, अच्छा ये गुस्साए मन का मतलब है कि इसको हमेशा गुस्सा आते रहेगा। ठीक है, तो समझिए इस हार्मोन की कमी है, उसमें किसी भी बात पे चिढ़ जाएगा, तो यही होता है गुस्साना। ऐसे व्यक्ति को कोकेस, एफिड्रीन इत्यादि औषधियाँ दी जाती है। यहाँ पे कोकेन कर लीजिएगा, ठीक है, कोकेन होगा। यह हार्मोन संकट काल एवं विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है या सहयोग करता है। तो इतना आपको याद रहना चाहिए।
लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रीनेलिन। और इससे क्या होता है? हृदय गति में वृद्धि, शरीर में उत्तेजना का अनुभव, और इससे इसकी कमी अगर हो जाए तो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को एड्रीनेलिन की कमी है। नंबर 165, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। ये 400 किलोमीटर से ऊपर होता है। तो इस मैप को आप जरूर गौर से देख लें, क्योंकि इस मैप से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे कि पेटरसन ने वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे निचला कौन हो गया? क्षोभ मंडल, जो कि 0 से 18 किलोमीटर तक होता है। दूसरा है समताप मंडल, 18 से 30 किलोमीटर। इस समताप मंडल में ही आप प्लेन वगैरह उड़ा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है मध्य मंडल, आप देख सकते हैं वो है 30 से लेकर के 80 किलोमीटर तक। और चौथा है आयन मंडल, 80 से 400 किलोमीटर तक। और पांचवा है बहिर्मंडल, जो कि सबसे ऊपर आपको मिलेगा 400 किलोमीटर से ऊपर। तो उसके ऊपर या आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में जो है वहां पे उपग्रह को अवस्थित किया जाता है, जिससे कि पृथ्वी पर नजर बनाए जा सके। तो सबसे निचला अगर आपसे पूछ ले परत कौन सा है तो क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपर पूछ ले तो बहिर्मंडल। और इसका किलोमीटर याद होना चाहिए, क्योंकि एक 68 बीपीएससी में क्षोभ मंडल से क्वेश्चन आया था। और उसका लास्ट वाला जो एक था, हमको याद है ऐसा कि दे दिया था कि क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक है, तो वहां पे ऑप्शन में दे दिया था 0 से 10 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर तक है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। ये आप क्रमांक जो है याद रखें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ऊपर बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल हैं। सब एक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला क्वेश्चन पिछले सेट में देखे थे, तो मैं आपको बोला था कि मैं आपको एक सिखा दूंगा ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 166 है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान आपको सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 93.3 सेल्सियस। अब ये कैसे हुआ मैं आपको एक क्लिप के जरिए समझाता हूँ। इस क्लिप को आप देखेंगे। आइए समझते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने का मान इसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो ऐसा सवाल आपके बीपीएससी जैसे एग्जाम में आ चुका है, इवन बिहार एसएससी जैसे एग्जाम में भी आता है, तो आप एक बार सीख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो ये दिया हुआ है आपका जो है 200 फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है। हमको इसको किस में बदलना है? हमको इसको सेल्सियस में बदलना है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, सी से सेल्सियस होगा, C/5 बराबर F-32/9। अब ये कैलकुलेट करके आया है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, हमको C का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सेल्सियस, तो C/5 कर देंगे आप। F का वैल्यू हमारा कितना है? तो 200 दिया हुआ है ऊपर में, तो यहाँ पे 200 लिख दें, बाय 32 -32/9। अब क्या करना है? तो 200 में आप 32 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 10 में 2 गया 8 हो गया यहाँ पे, और 9 में 3 चले जाएगा तो हो जाएगा 6, 168 ही होगा। 8 2 10, 6 3 9 1 10, 1 1 2। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 गुना C हो जाएगा 9C, 168 गुना 5, C बराबर हो गया 168 गुना 5। ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप ऐसा क्वेश्चन अगर मिले तो आप आसानी से बना सकें। किसी किसी क्वेश्चन में सेल्सियस दे देगा, तो आप C के जगह पे मान बैठा देंगे, और आपको बोलेगा कि फ़ारेनहाइट निकालिए, तो आप फ़ारेनहाइट आसानी से निकाल पाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि फ़ारेनहाइट का मान दिया है, तो हमसे फ़ारेनहाइट भी निकाल लिए, ठीक है, 200 बैठा करके। लेकिन आगे चल के कभी कभी सेल्सियस पे भी मान दे देता है, तो आप C के जगह पे बैठाएंगे और उससे F का मान निकल जाएगा। फार्मूला आपको यही याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9। तो ये बस आपको याद रखना है। नंबर 167, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन सबसे पहले गिरेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का गेंद। तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर वातावरण में हवा है, वहाँ पे वायुमंडल है, तो सबसे पहले लोहे का गेंद गिरेगा, ठीक है, चाहे उसका भार समान रहे या ना रहे, ठीक है, क्योंकि लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे का गेंद सबसे पहले गिरेगा। अब देखते हैं कि अगर हवा नहीं हो, तो हवा की अनुपस्थिति, यानी हवा नहीं है, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। लेकिन हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी।
तो ये त्वरण की वजह से होता है। तो 167 का आंसर हो गया, लोहे का गेंद पहले आएगा और लकड़ी का गेंद बाद में आएगा। लेकिन अगर हवा नहीं रहेगा तब दोनों साथ में गिरेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अब क्यों किया जाता है हम सब समझते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना अधिक हो जाती है। आप ही सोच के देखिए कितने स्पीड से प्लेन आते हैं। ठीक है। और वो जब प्लेन जमीन पे जाएगा, जब लैंड होने का टाइम होगा, तो उस चक्के के टायर पे कितना प्रेशर पड़ता होगा, दाब कितना पड़ता होगा। एक तो प्लेन का दाब, ऊपर से हवा का दाब, फिर आदमी का दाब, है ना। तो सारा प्रेशर जो है, सारा दबाव जो है उस टायर पे आ जाता है। तो उससे क्या होता है, विस्फोट होने का खतरा बन जाता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस क्या करता है, तो नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम हो जाती है। तो इस कारण से नाइट्रोजन गैस का प्रयोग हम सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी इसको आंसू वाले गैस भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है, यानी पुलिस वगैरह द्वारा किया जाता है। जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं तो अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर यानी इधर उधर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अमोनिया मिला होता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा आंसू टपकने लगते हैं और लोग इधर उधर भाग जाते हैं। अब कुछ अश्रु गैस के उदाहरण हैं, वो आप देख लीजिए। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन और एक्लोरीन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस हैं। तो अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का किया जाता है। सेट नंबर 17 का आखिरी क्वेश्चन 170 नंबर, मदिरा मतलब वाइन होता है, वाइन मतलब शराब होता है। तो मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत का सूजन रोग। तो ये एक्चुअली जो मदिरा है यानी वाइन जो है यानी शराब जो है, ये लीवर को डैमेज करता है। तो अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का सूजन रोग हो जाता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और लीवर आपका बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और उसके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। तो कभी भी आप अगर वाइन वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं या कोई भी स्मोकिंग का चीज़ करते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कभी ना करें, ये सब आप छोड़ दें। चलिए, तो 170 का आंसर हो जाएगा यकृत का सूजन रोग। तो ये था NCERT आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 17। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 18 के वीडियो के साथ। ये वाला सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं और कुछ ज्योग्राफी के भी आएंगे वीडियोस NCERT वाले, तो आप सब उसके लिए भी तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।